आज तेलंगाना सरकार ने एक नोटिस निकाला है कि आने वाली हर 3 जनवरी को, जैसे हमारे देश में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, उसी तरीके से तेलंगाना सरकार ने आज ये नोटिस जारी कर दिया कि 3 जनवरी को राष्ट्रीय महिला शिक्षा दिवस मनाया जाएगा तेलंगाना के अंदर। अभी मैं देख रहा था मीडिया पे, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो साथियों, मुझे बहुत अच्छा लगा कि मंच पे जो मातृशक्ति मौजूद है, उन्होंने बहुत बेखूबी से अपनी बात रखी है और बहुत सारी बातें जो है उन्होंने सावित्रीबाई फूले के बारे में बताई हैं। तो कुछ बातें मैं उसमें और ऐड करूंगा। तो मैं धन्यवाद करूंगा जो मंच पे जो मातृशक्ति, उन्होंने बहुत अच्छा जानकारी सावित्रीबाई फूले के बारे में बताई। तो कुछ सामान्य बातें जो है यहाँ चर्चा हुई है, लेकिन मैं आपको एकेडमिक्स के तौर पे कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि किस तरीके से माता सावित्रीबाई फूले ने एक आधुनिक भारत में एक नया इतिहास रचा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से यूरोप के अंदर पुनर्जागरण हुआ था और पुनर्जागरण से समानता का विचार पैदा हुआ, पुनर्जागरण से पाखंड के खिलाफ विचार पैदा हुआ, पुनर्जागरण से वैज्ञानिक सोच पैदा हुई, ये यूरोप में पैदा हुई थी 15वीं शताब्दी में। लेकिन भारत के अंदर जो ये वैज्ञानिक सोच पैदा करने का जो काम किया, वो इसी माता सावित्रीबाई फूले और महानायक ज्योतिबा फूले ने भारत में शुरू किया था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माता सावित्रीबाई फूले इस भारत में बहुजन समाज की, जिसमें आदिवासी हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, बैकवर्ड क्लास है, किसान है, मजदूर है, इन सब परिवारों में सबसे पहले अगर कोई ग्रेजुएट कोई महिला हुई तो वो माता सावित्रीबाई फूले हुई। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि ये पहली ग्रेजुएट थी। और अब आप देखिए कि आप सोच सकते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज के अंदर पुरुष प्रधानता, चाहे वो राजनीति हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, हर जगह पितृसत्ता है। आप सोचिए कि महानायक ज्योतिबा फूले का जब परिनिर्वाण हुआ था तो उनकी चिता को जो आग दी थी वो माता सावित्रीबाई फूले ने दी थी। माता सावित्रीबाई फूले और महानायक ज्योतिबा फूले की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने एक ब्राह्मण विधवा लेडी का एक बेटा था यशवंत राव, उसको इन्होंने गोद लिया था और अपनी विरासत सौंपी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के क्रांतिकारी विचार जो हैं इस दंपति से भारत में निकले। मैं आपको बता दूं, मैं एक शिक्षक हूं। एक विचार है नारीवाद का, फेमिनिज्म। भारत में उस फेमिनिज्म को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। अगर एकेडमिक जस्टिस हो तो उस नारीवाद का विचार भारत में पैदा करने का काम ताराबाई शिंदे ने किया था। वो भी एक बहुजन समाज की विचारक थी। ताराबाई शिंदे के बाद अगर इस विचार को आगे बढ़ाया तो क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले ने आगे बढ़ाया। इनके बाद अगर इस नारीवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया बहुजन समाज के पर्सपेक्टिव में, तो दक्षाइनी वेलुवन संविधान सभा में दलित समाज से लेडी थी। मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता, केरला से थी। उसके बाद आप देखिए कि आज इस बहुजन समाज के अंदर इस सूची को आगे बढ़ाने का काम जो किया बहन मायावती जी ने किया। उसके बाद आप देखते हैं राबड़ी देवी ने किया। और आज इस देश की जो सर्वोच्च पद पे हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आप सोचिए कि 150 साल का ये इतिहास है। इस देश में जो प्रिविलेज सेक्शन से महिलाएं हैं उनके लिए चीजें आसान है, अधिकार है, सम्मान है, डिग्निटी है। लेकिन वंचित समाज में पैदा होके अधिकारों की बात करना और एक बड़े मुकाम को छूना, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो उस कड़ी की शुरुआत जो है ज्योति माता सावित्रीबाई फूले ने इस देश के अंदर की थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके की जो लड़ाई, जो विचार, जो आंदोलन 150 साल पहले शुरू हुआ था, वो आज कहां तक पहुंच चुका है। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये लड़ाई जो है, मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था कि इस देश की राजनीति संविधान पे आएगी, आज वो आ गई है। आज इस देश की हर पार्टी, हर नेता संविधान की बात कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा कि किस तरीके से देश में अभी संसद का सदन चला और वहां इस देश के माननीय गृह मंत्री जी ने किस तरीके से एक आधुनिक वर्ल्ड के फिलोसफर, रिफॉर्मर
इंटेलेक्चुअल, उनके बारे में कहा कि क्या अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और जिस तरीके का प्रतिरोध सड़कों पे देखने के मिला, आज आधुनिक भारत में ऐसे किसी विचारक की फैन फॉलोइंग नहीं है। तो ये आपके मैं कहता हूं कि अगर आप 1000 लोग इकट्ठा हो जाए उससे कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे 50 लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो निश्चित तौर पे क्रांति होगी, क्योंकि यहां से जो विचार जाएगा वो देश में जाएगा। बड़े प्रबुद्ध लोग, आप लोग बैठे, बड़े प्रबुद्ध लोग मंच पे हैं, ये लोग क्रांति करेंगे। 1000 लोग इकट्ठा हो गए, कोई नेता आ गया, कोई एमपी आ गया, उससे कोई फर्क नहीं होना। इस देश के अंदर हर 5 साल में 84 लोकसभा एमपी बनते हैं शेड्यूल कास्ट से, और लगभग 200 एमपी बहुजन समाज से बनते हैं, कोई फर्क नहीं होगा। जब तक विचार गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर तक नहीं जाएगा, देश में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो साथियों, अब ये जो दौर है, आने वाला समय आपका है, लेकिन वो घर बैठने से नहीं आएगा। आपको संघर्ष करना होगा, आपको लड़ना होगा। मैं ये कहता हूं कि आज हम बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। ये बहुजन समाज के अंदर जो है 85% आबादी है। मैं ये बात ध्यान से सुनना आप लोग। इस बहुजन समाज के मूवमेंट को लेके चलने का काम पहले अगर किसी ने किया इस आजाद भारत में, और पहले अगर यह आंदोलन शुरू हुआ तो वो चौधरी चरण सिंह से शुरू हुआ था, जिन्होंने इस बहुजन समाज को किसान मजदूर के नाम पे इस देश की संसद तक लेके गए। उसके बाद इस बहुजन समाज को खड़ा करने का काम मान्यवर साहब कांसीराम ने किया था। और आज जो ये लड़ाई है, मैं इस मंच से कह रहा हूं, आज जो ये लड़ाई है, अब ये लड़ाई पिछड़ों के पास चली गई है। अब ये उनकी नैतिक जिम्मेवारी है कि वो सबको साथ लेके चले। अगर वो साथ, क्योंकि वो इस देश के अंदर 50% आबादी है, उनकी संख्या बड़ी है, अब देश में जनगणना होने वाली है, और जिस तरीके का आक्रोश विचार विश्वविद्यालयों में है, कॉलेजों में है, इंस्टीट्यूशंस में है, निश्चित तौर पे अब वो दूर नहीं है कि जब इस देश के अंदर जातीय जनगणना भी होगी। और जब जातीय जनगणना होगी तो इस देश का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो होगा वो पिछड़ा वर्ग होगा और इस देश की महिलाएं होंगी। अब तो आप सोच लीजिए, इस देश में महिलाओं की संख्या 50% है, और 1952 से लेके 2024 तक के चुनाव में 10% महिलाओं का संख्या पार्लियामेंट में है, और जबकि होना कितना चाहिए, 50%। मैं आज ये दावे से कह सकता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे आज जो महिलाएं मौजूद है, अगले 5 साल के बाद ये महिलाएं विधानसभा में होगी, संसद में होंगी और आवाज उठाएंगी। लेकिन उन्होंने समझौता नहीं करना है, विधायक सांसद बन के इस बहुजन समाज को नहीं भूलना है। परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में 33% आरक्षण देश की राजनीति में हो गया है। मैं कहना चाहता हूं इसके मंच के माध्यम से, अब बेटियों को आप ये ना कहें कि प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अब उनको कहो कि सीएम बनो, पीएम बनो, सांसद बनो, मिनिस्टर बनो, तब क्रांति आएगी। अगर आपको लगता है कि ये पुरुष प्रधान समाज आपको अधिकार दे देगा तो आप किसी गलतफहमी में। अगर ऐसा होता तो इस देश के अंदर महिलाओं की संख्या 50% होती। तो ये जागने का समय साथियों। और अब मैं ये कहना चाह रहा हूं इस मंच के माध्यम से कि जो सकारात्मक बात हुई इस बहुजन समाज के लिए, वो क्या है कि देश की राजनीति भागीदारी पे आ गई है, देश की राजनीति संविधान पे आ गई है, और ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान क्या हुआ है, वो ये है कि जिन बहुजन नेताओं ने संविधान की बात की, अपना जीवन संघर्ष कुर्बान कर दिया, आज हम राजनीतिक तौर पे जीरो हो गए हैं। ये एक सोचने का विषय है। इसलिए हमें बहुत सोच समझ के अब जो है अपने वोट की ताकत को आगे लेके जाना है। और इस देश में आज बहुत सारे ऐसे, इस देश में 1950 के बाद बहुत सारे नेता पैदा हुए, बहुत सारे विचारक हैं, लेकिन जिस तरीके का फैन फॉलोइंग 3 लोगों को इस देश में मिला है, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया और उन सब से आगे बाबा साहब अंबेडकर, यह है सकारात्मक बात आज आपके लिए। तो निश्चित तौर पे आने वाला जो समय है वो बहुत ही आपके लिए सकारात्मक होगा। और जो ये आयोजन किया है, 1000 लोगों की भीड़ से परिवर्तन नहीं होगा, 1 लाख लोगों की भीड़ से परिवर्तन नहीं हो सकता। ऐसे 50 लोग, 100 लोग जो विचारवान है, जो ईमानदार है, जो रियल में बहुजन समाज बनाना चाहते हैं, जो जातिवाद को छोड़ के ईमानदारी से बहुजन समाज के लिए काम करना चाहते हैं, मैं ऐसे आप सब लोगों को नमस्कार करता हूं। और मुझे समय दिया, इस पूरी टीम को बधाई। जय भीम, जय संविधान, जय भारत।